Students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एथेरोक्लोरोसिस। क्या कहते हैं? एथेरोक्लोरोसिस। ठीक है, यह एथेरोक्लोरोसिस क्या है? तो ये एक प्रकार का कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। कार्डियोवास्कुलर मतलब कि ये हृदय से संबंधित एक रोग है, ब्लड वेसल से रिलेटेड एक डिजीज़ है। ठीक है, हृदय में क्या होता है? हार्ट में ब्लड वेसल्स ही तो होते हैं, जो कि तीन प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। आपका एक हमारा आर्टरी होता है, एक हमारा वेन होता है और तीसरा हमारा कैपिलरी होता है। तो क्या होता है, ये दोनों में क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है ना। तो हम इसीलिए कह रहे हैं यह एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है और जो कि ब्लड वेसल से ये रिलेटेड होता है। ये आज की जो चैप्टर है, आज का जो हमारा क्लास है, इसमें हम लोग एथेरोक्लोरोसिस का हम लोग काउजेस देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे और प्रिवेंशन के तरीके देखेंगे, है ना। काउजेस मतलब ये क्यों हो रहा है, सिम्टम्स इसके लक्षण क्या है, इसकी ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जा सकती है और इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चूँकि ये ब्लड वेसल से रिलेटेड ये डिजीज़ है, तो हम लोग पहले ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि है ना, कि ब्लड वेसल देखिए क्या होता है। जो ब्लड वेसल है क्या होता है, किसी प्रकार के होते हैं। तो ब्लड वेसल्स हम देख पा रहे हैं फिगर के माध्यम से कि हमारे जो शरीर में ब्लड वेसल्स होते हैं, हमारा पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स का क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, जो क्या करते हैं, ब्लड को कैरी करते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि ब्लड वेसल में ही हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स के माध्यम से ही हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड पहुंचता है ना। तो ये ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक को हम क्या कह रहे हैं? आर्टरी कहते हैं, दूसरे को वेन कह रहे हैं और तीसरा हमारा कैपिलरी है। आप फिगर के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि जो रेड वाला जो आपको दिख रहा है वेन, ये क्या है? रेड वाला जो है, ये क्या है हमारा? रेड, ये हमारा आर्टरी है। इसको रेड से क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हाँ, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, इसलिए हम इसको रेड से दिखाते हैं, है ना। ऑक्सीजनेटेड रक्त का इसमें प्रवाह होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड रक्त हमारे शरीर में क्या करता है, फ्रॉम हार्ट, यानी कि हृदय जब पंप करके रक्त को क्या करता है, शुद्ध कर देता है, तो उसको क्या करता है, आर्टरी पूरे शरीर में लेके जाता है। दूसरा क्या है? तो दूसरा हम देख पा रहे हैं कि ये येलो वाला जो है, ये क्या है? ये वेन है। वेन का क्या होता है? वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस किस में लेके आते हैं? हार्ट में लाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टू वेन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, हमारा आर्टरी हार्ट से शुद्ध ब्लड को ला रहा है और ला के कहाँ भेज दे रहा है? पूरे शरीर में ये भेजता है। ठीक है, पूरे शरीर में जाके छोड़ देता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, और ये जो हमारा है वेन, ये क्या कर रहा है, ये अशुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त वहाँ से आया, तो ये क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त को ले जाके, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे शरीर में आर्टरी के थ्रू जो शुद्ध रक्त का फ्लो हुआ, तो मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो फ्लो हुआ, तो उसमें क्या हुआ, फिर वहाँ पे जाके हमारे ब्लड के माध्यम से डिफरेंट कार्य हमें ऊर्जा मिली, सब हमने काम किया, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज हुए, है ना। और हम क्या रिलीज करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो वापस ये जब रक्त जो काम करते करते फिर ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये शरीर के ऊतकों से लेके क्या करता है, वेन वापस हार्ट में छोड़ता है। हार्ट में ये क्या कर रहा है, वापस ये ले आके दे देता है। फिर हार्ट क्या कर रहा है, फिर उसको शुद्ध करता है, फिर ये वेन आपके आर्टरी में आती है, फिर यहाँ पे ऐसे जाता है, मतलब ये साइकिल ऐसे चलते रहता है ना, ये साइकिल चलते रहता है। अब इन दोनों के बीच में आपकी कैपिलरी क्या काम कर रही है? तो कैपिलरी का काम है कि ब्लड को, जो वहाँ से वेन से जो भी पदार्थ आ रही हैं, जो भी आपके ब्लड आ रहा है, जो अन्य पदार्थ आ रहा है, जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है, और जो हमारे हृदय से जो भी पदार्थ है, यानी कि यहाँ पे पदार्थों का ट्रांसपोर्टर का काम करता है। कैपिलरी क्या करता है, एक तरह से ट्रांसपोर्टर कह सकते हैं। किसके बीच? तो आर्टरी और वेन के बीच ट्रांसपोर्टर का काम करता है। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आर्टरीज में हमेशा आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही फ्लो होता है, जिसमें क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, इसका एक अपवाद क्या है, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो वेन है, हम कह रहे हैं कि आर्टरी में क्या होता है, हमारा आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि शुद्ध ब्लड को ही लेके जाता है। शुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और जब तक ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड में नहीं होगी तो हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो O2 से रिलेटेड ये होता है। हमारा जो आर्टरी है वो O2 से परिपूर्ण जो ब्लड
को ये पास करता है शरीर के सभी अंगों में। लेकिन इसका एक अपवाद, और वेन क्या करता है, वेन जो अशुद्ध रक्त को ले आता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त को लेके आता है हमारे ऊतकों से और वापस से कहाँ छोड़ देता है, ये हार्ट में छोड़ देता है। इसका एक अपवाद क्या है, ये CO2 लेके आ रहा है, CO2 वाला जो रक्त लेके आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है। लेकिन यहाँ अपवाद क्या है, तो जो पल्मोनरी वेन है हमारा, पल्मोनरी जो सीरा है, हम वेन को क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। अटरी को क्या कहते हैं, अटरी को हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। जो तो पल्मोनरी जो वेन है, जो सीरा है, उसमें क्या होता है, वो इसका एक अपवाद है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। समझ गए आप। पल्मोनरी जो आपका वेन है, पल्मोनरी जो आपका सीरा है, उसमें अपवाद है वेन और सीरा के बीच में, क्योंकि पल्मोनरी जो वेन होती है, जो सीरा होती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, इसको ध्यान से आप नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो कि पल्मोनरी ब्लड, क्योंकि अपवाद है, दोनों से अलग है। आप इन चीज़ को पढ़ते हैं कि अटरी में, आपकी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और आपकी सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, दोनों में रक्त का फ्लो हो रहा है, लेकिन वेन में क्या हो रहा है, अशुद्ध रक्त सीरा में, और धमनी में क्या हो रहा है, शुद्ध बह रहा है। लेकिन अपवाद क्या है, पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन में क्या होता है, पल्मोनरी कहते हैं, पल्मोनरी वेन में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। समझ में आ गई बात। कैपिलरी का काम हमने बता दिया कि कैपिलरी दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टर का काम करता है, यानी कि सीरा और धमनी के बीच में ट्रांसपोर्टर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब हम जरा एक देख लेते हैं, ये एक किसका फिगर है, तो एक ये आर्टरी का फिगर है। ठीक है, ये एक धमनी का फिगर है, ये एक शुद्ध धमनी है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, किसी भी बीमारी से ये ग्रसित नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, इसमें कोई भी प्लग नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो हमारी जो धमनी है, उसके 3 लेयर होते हैं, 3 उसके मेजर लेयर होते हैं। कौन कौन से 3 मेजर लेयर होते हैं? जो आपका पहला जो लेयर है, जो आउटर लेयर जिसको कह सकते हैं, ये जो आउटर लेयर है, तो ये किसके बने होते हैं, ये कोलेजन के बने होते हैं, और थिक होते हैं, यानी कि ये मोटे होते हैं। ठीक है, जो बीच वाला इससे ज़्यादा मोटा होता है, आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे। जो आपको ये येलो पोर्शन दिख रहा है, मतलब क्रीम कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, ये आउटर लेयर है, और ये किसके बने होते हैं, ये कोलेजन के बने होते हैं। ठीक, इसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, TUNIKA, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, जो आपका आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और जो आपका जो बीच का लेयर है, ठीक है, जो बीच का जो आप ये लेयर देख पा रहे होंगे, ये जो लेयर है आपका, जो आपके जो वॉयलेट कलर से दिख रहे हैं, ये वाला जो लेयर है, ये इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया ये किसके बने होते हैं, ये मसल्स के बने होते हैं और इलास्टिन के बने होते हैं। ठीक है, इलास्टिन और मसल्स के बने होते हैं। नाउ आपका जो थर्ड लेयर है, वो थर्ड लेयर बहुत ये पतला होता है, जो कि एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। जो तीसरा जो लेयर है वो पतला होता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये ठीक है, जो पर्पल कलर से बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, ये एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, आपने 3 लेयर समझ लिया कि जो पहला लेयर है, पहला और बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। उसके बाद जो सेकंड लेयर है, यानी कि बीच का जो लेयर है, उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। ठीक है, और तीसरी जो लेयर है उसका ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, उसके बीच में आप एक देख पा रहे हैं, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, ल्यूमिन कहते हैं। बीच का जो ये पार्ट है, ठीक है, बीच का जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो होल है, इसको क्या कहते हैं, ल्यूमिन कहते हैं आप। ठीक है, ल्यूमिन कहते हैं। अब ये ल्यूमिन क्या करता है, ठीक है, ल्यूमिन का क्या काम होता है, तो इसी ल्यूमिन में जब ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, किसी ना किसी रीज़न से जब ब्लॉकेज हो जाता है इस ल्यूमिन में, क्या भर सकता है, किससे ब्लॉकेज हो सकता है, तो कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है यहाँ पे सेलुलर वेस्ट पदार्थ, जो कोशिकाओं के जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो वहाँ जमा हो सकते हैं, कैल्शियम जमा हो सकता है, फाइब्रिन जमा हो सकता है, तो एक प्लग का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक प्लग का, स्टिकी प्लग का निर्माण होता है। स्टिकी जो सब्सटेंस होते हैं, जो कि बिल्कुल स्टिक होते हैं, मतलब कि जमे से होते हैं, जमे पदार्थ होते हैं, तो उस तरह का निर्माण हो जाता है, उस तरह के सब्सटेंस का निर्माण यहाँ पे इस ल्यूमिन वाले एरिया में हो जाता है। ठीक है, ल्यूमिन वाले एरिया में हो जाता है, तो इसी से क्या होता है, हमारे जो ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, और ब्लड का जब फ्लो नहीं हो पाता है तो ये वही स्थिति क्या होती है, तो स्थिति हो जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस की स्थिति हो जाती है। समझ में आई बात। जो आर्टरी में किसी कारण से ब्लॉकेज हो जाता है, तब क्या होता है, हमारे शरीर में नॉर्मली ब्लड का फ्लो नहीं होगा, और ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं।
समझ में आई बात। एथेरोक्लोरोसिस में ल्यूमिन वाले पार्ट में, ये जो ल्यूमिन वाला पार्ट है इसमें कोई ना कोई सब्सटेंस क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि नॉर्मली ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, हमारी आर्टरीज पे दबाव पड़ता है। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो एथेरोक्लोरोसिस है, या क्या होता है, ये मतलब कि बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस होता है। इसमें जो ल्यूमिन वाला एरिया में जो प्लग जमा होता है, बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, ये किस चीज़ का फिगर है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हार्ट है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं आपके आर्टरीज के फिगर। आपकी जो नॉर्मल आर्टरीज है वो उसका पहले हम फिगर समझते हैं। देखिए, आपकी जो ये नॉर्मल आर्टरी है, आपकी जो सबसे ऊपर दिख रहा है नॉर्मल आर्टरी में क्या है कि बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, किसी भी तरह का प्लग का डिपॉजिट नहीं है, यानी कि किसी तरह के अदर सब्सटेंस हमारे आर्टरीज के जो हमारे ल्यूमिन वाला पोर्शन है, जिसको हमने ये कहा कि हमारा ये क्या है, ल्यूमिन वाला पोर्शन। तो ल्यूमिन वाला पोर्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई जमाव, किसी भी चीज़ का जमाव नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो इजीली होगा, है ना। तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, इसको नॉर्मल आर्टरी वेसल्स कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है। सेकेंड वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, तो सेकेंड वाले कंडीशन में आपकी अर्ली इंजरी यानी कि अर्ली स्टेजेस शुरू हो गए हैं, किसके, एथेरोक्लोरोसिस के। क्या हो, आप देख पा रहे हैं फिगर में कि ये देखिए यहाँ पे जमाव, यहाँ पे क्या हो, येलो कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, तो बिगनिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लग, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगा है। तो क्या होगा, ठीक से फ्लो नहीं होगा, फ्लो में थोड़ा थोड़ा जमने लगा है, तो क्या वो शुरुआत हो गई है। ठीक है, तीसरे वाला स्थिति देखेंगे तो एडवांस कोलेस्ट्रॉल प्लग, यानी कि इसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा जमाव हो चुका है। और इस स्थिति में क्या हो गया, थर्ड वाले स्टेज में क्या होगा कि आपके सिग्निफिकेंट दिखने लगेंगे, लक्षण दिखने लगेंगे एथेरोक्लोरोसिस के। ठीक है, एथेरोक्लोरोसिस के लक्षण बहुत धीरे धीरे नजर आते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है और उनको एथेरोक्लोरोसिस हो जाता है। इसीलिए उसके जुड़े जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है, जो साइन है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या साइन हो सकते हैं। तो जो थर्ड स्टेज है आपका, थर्ड वाले पिक्चर में देख रहे हैं कि एडवांस कोलेस्ट्रॉल प्लग, यानी कि ये देखिए सारा क्या होगा, आपके ल्यूमिन वाले एरिया में इतना भर चुका है, तो जो थोड़ा सा ही एरिया में तो फ्लो हो पा रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। एथेरोक्लोरोसिस की समस्या यहाँ पे दिख रहा है, लक्षण उसके रोग के लक्षण दिख रहे हैं। और चौथा आप फिगर देखेंगे तो इस फिगर में क्या है, देखिए पूरा डिपॉजिट हो गया है, ये जो ल्यूमिन वाला पोर्शन है यहाँ पे, तो एक तो ये कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, कोलेस्ट्रॉल कहिए, कैल्शियम कहिए, वेस्ट प्रोडक्ट कहिए, फाइब्रिन कहिए, जमा हो गया। और ये क्या होता है, ये ब्लड का क्लॉट यानी कि फाइब्रिन, ब्लड, हमारा जो ब्लड है वो क्लॉटेड फॉर्म में यहाँ पे फाइब्रिन के रूप में वो जमा हो गया, यानी कि पूरी तरह से ये ब्लॉकेज हो गई, 100% ब्लॉकेज हो गई। जब 100% ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर अदर कोई इसका ऑप्शन नहीं है, फिर सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। ये हमने समझा कि क्या है, हमने देखा कि किस प्रकार से ब्लॉकेज होता है एथेरोक्लोरोसिस में, किस प्रकार से हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज होते हैं, शुरुआत कैसी होती है और कैसे किस एरिया में ब्लॉकेज होता है। तो हमने देखा कि हमारे ल्यूमिन वाले एरिया में, आर्टरीज के ल्यूमिन वाले एरिया में ब्लॉकेज हो जाता है। अब जरा हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एथेरोक्लोरोसिस की डेफिनेशन की बात करें तो एथेरोक्लोरोसिस is a disease that is caused by building a plug sticky substance in the इनर लाइनिंग ऑफ एन आर्टरी। आर्टरीज के अंदर के लाइनिंग में क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस है ना, जो कि बहुत स्टिक होते हैं, बहुत स्टफ होते हैं, वो सब्सटेंस क्या होता है, जमा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है ना, प्लग के रूप में डिपॉजिट होने लगता है। और कोई भी अवरोध उत्पन्न करेगा किसी भी चीज़ में, मान लो एक पाइप ही है, सिंपल उदाहरण ले लीजिए, एक पाइप है, ठीक है, आप सिंपल सिंक का ही उदाहरण ले लीजिए, किचन में सिंक होता है, सिंक में बर्तन डिश वॉश करते हैं, तो क्या होता है, होते होते उसमें गंदगी जमा होते होते क्या होता है, उस पाइप से, कभी सबके घरों में ऐसा होता होगा कि पाइप से वो किचन के सिंक से पानी निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, पानी ऊपर आपके सिंक में ही जमा हो जाता है, तो क्या हो रहा है, उस पाइप में ब्लॉकेज हो गई ना, डस्ट मटेरियल की ब्लॉकेज हो जाती है, पतले पतले जो भी डस्ट होते हैं उसे ब्लॉकेज कर देते हैं, फिर निकाल के साफ करना पड़ता है। तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, क्या होता है, हमारे जो ब्लड जो वेसल्स है, आर्टरीज है, उसमें क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस डिपॉजिट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं धीरे धीरे करके। और क्या होता है, वो स्टिकी सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, सेलुलर डिपॉजिट वेस्ट मटेरियल हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है और फाइब्रिन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम हिंदी में इसको डिफाइन करेंगे तो कह सकते हैं एथेरोक्लोरोसिस में धमनियाँ सख्त या सिकुड़ जाती हैं।
सिकुड़ेंगी तो ब्लड का पास ठीक से नहीं होगा, जिसकी वजह से धमनियों में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। इसे एथेरोस्क्लेरोटिक या कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, क्या अगर ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, एथेरोस्क्लेरोटिक हो गया, तो क्या होगा, हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जैसी बीमारियां हो जाएंगी। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज मतलब होता है पैर और हाथ पैरों से संबंधित जो डिजीज हो जाएंगी। देखिए, जो आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो शरीर में सिर से लेकर पैर तक धमनी और सिराएं हर जगह हैं, है ना, आर्टरीज और वेन हर जगह है, तो और कैपिलरी भी है। तो ये जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो हर जगह है, हमारे शरीर के हर जगह है, बिलियंस में है। ठीक है, तो क्या होता है, तो कहीं की भी ब्लॉकेज हो सकती है ना, कहीं की भी आर्टरीज ब्लॉकेज हो सकती है, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर किसी एक जगह पे होगा। जैसे कि हृदय घात, जो हार्ट अटैक होता है सिर्फ हृदय में होता है, क्योंकि वहाँ की नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ की आर्टरीज ब्लॉक हो रही है, तो इसी लेकिन ये जो हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस है ये कहीं भी प्रभावित कर सकती है, किसी भी एरिया को, सिर में भी प्रभावित कर सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है ना, वहाँ का रक्त का फ्लो बंद हो जाएगा तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। उसी प्रकार हमारे पैरों में प्रभावित हो सकता है, हमारे हाथ में प्रभावित हो सकता है, हमारी किडनी प्रभावित हो सकती है, लीवर प्रभावित हो सकती है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी एरिया हमारा इससे प्रभावित हो सकता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस है ये एक स्लो डिजीज़ है, जो इसके जो लक्षण है ना धीरे धीरे ही नज़र आते हैं। यह वो बीमारी है जो कि बच्चों को भी हो सकती है, अगर हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं होता है, बेहतर हम डाइट नहीं लेते हैं, तो ये बच्चों को भी एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी हो सकती है। और इंडिया में बहुत ही कॉमन होता जा रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस की जो बीमारी है, इंडिया में बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। लगभग 10 मिलियन केसेस पर ईयर सामने आ रहे हैं, यानी कि 1 लाख केसेस पर ईयर सामने एथेरोस्क्लेरोसिस के आते हैं। ठीक है, मोर देन 100 मिलियन काउजेस पर ईयर इन इंडिया, इजंट इट। तो यह क्यों होता है, इसका अभी तक कोई भी सटीक प्रमाण नहीं मिला है, कोई रीज़न नहीं मिला है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल इसका एक रीज़न हो सकता है। इनएक्टिव मोड में हम रहते हैं तो उसका एक रीज़न हो सकता है, अनहेल्दी खान पान, रहन सहन, सब इसका एक काउजेस हो सकता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस की जो सिम्टम्स हैं वो मॉडरेट से सीवियर हो सकते हैं, यानी कि सामान्य से बहुत गंभीर भी हो सकते हैं इसके सिम्टम्स। ये जितना ज़्यादा आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा उतने ही ज़्यादा इसके सिम्टम्स दिखलाई देंगे, समझे। जितना ज़्यादा आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा उसके अनुसार ही इससे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जैसे अगर किसी की ब्रेन की आर्टरी अगर ब्लॉकेज हो रही है तो उसमें क्या होगा, उसके आर्म्स लेग्स में थकान महसूस हो सकती है, उसको बोलने की भी दिक्कत हो सकती है, कुछ टाइम के लिए उसको धुंधला दिख सकता है, यानी कि ब्लरी विजन हो सकता है, या फिर उसको कह के उसके फेस के मसल्स क्या होते हैं, लूज दिखाई दे सकते हैं, जिसको कि ड्रॉम्पिंग मसल्स इन द फेस कहा जाता है, यानी कि फेस के मसल्स झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, लूज दिखलाई दे सकता है, ब्लरी विजन हो सकता है ना। और उसके हाथ पैरों में क्या हो सकता है, फटिक हो सकता है, दर्द हो सकता है, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती है। चेस्ट में पेन हो सकता है। अगर किसी की आर्टरीज में हृदय में ब्लॉक हो रही है तो क्या होता है, पहला जो सिम्टम्स होता है वो चेस्ट पेन दिखलाई देता है। पहला जो सिम्टम्स होता है वो क्या होता है, अगर किसी की हृदय में ब्लॉकेज हो रहा है तो पहला जो सिम्टम्स है क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, जिसको कि एंजाइना कहा जाता है, इसको एंजाइना भी कहा जाता है। अगर किसी के आर्म्स या लेग्स में की आर्टरी ब्लॉकेज होगी तो चलने फिरने में क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, चलने फिरने में पेन होगा। अगर किसी की किडनी की आर्टरी ब्लॉकेज है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और तब किडनी फेल्योर के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना वो किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं होता, कहीं की भी आर्टरीज हमारी ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है, अब हम जरा समझ लेते हैं कि काउजेस क्या होंगे। तो इसके जो काउजेस है, पहला अगर कारण देखें कि क्यों हो रहा है एथेरोस्क्लेरोसिस, तो पहला हम मोटापा को ले सकते हैं। ठीक है, मोटापा भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, अक्रियाशीलता हो सकता है, धूम्रपान हो सकता है। ठीक है, और कोरोनरी डिजीज़ हो सकती है। तो ये क्या है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस होने के कारण है। मोटापा, अगर कोई व्यक्ति में किसी में मोटापा हो रहा है तो मोटापा कब होता है, जब हम ज़्यादा मात्रा में शरीर में फैट लेते हैं, है ना। फैट अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो कहाँ डिपॉजिट होता है, जमा होता है, हमारे एपिडोज ऊतक में, है ना। हमारे एपिडोज ऊतक में फैट जमा हो जाता है और वहाँ से जमा होता है तो हमारी जो आर्टरीज है वहाँ पे भी तो जमा होता है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, वो कोलेस्ट्रॉल में चेंज होने लगता है। तो इस तरह से मोटापा एक इसका रीज़न हो सकता है। हाइपरटेंशन होगा, उच्च रक्तचाप होती है, तभी क्या होता है, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगती है, तब ना हमारे जो ब्लड का जो प्रभाव है, फ्लो है, हमारी जो आर्टरीज है उस पर ज़्यादा
धमनियों पर प्रभाव पड़ता है, तो हाइपरटेंशन की समस्या में भी क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या हो सकती है। हम अक्रियाशील रहेंगे, हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होगी, अनहेल्दी खान पान होगा, एक्टिव नहीं रहेंगे, खा के पड़े रहेंगे, सुस्त पड़े रहेंगे, तो क्या होगा, तब अक्रियाशीलता से भी एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या होती है। स्मोकिंग इसका एक कारण है। स्मोकिंग, धूम्रपान करेंगे तो धूम्रपान करने से क्या होता है, स्मोकिंग जो करता है व्यक्ति, तो स्मोकिंग जो धूम्रपान करता है उससे टार रिलीज होती है। ठीक है, टार क्या होता है, तो टार जमा हो जाता है कहाँ, हमारे आर्टरीज में, और उससे क्या होता है, आर्टरीज ब्लॉकेज हो सकती है। जेनेटिक हो सकता है, अगर किसी के माता पिता, उसके दादा दादी, नाना नानी किसी को बीमारी है तो वहाँ से उनको ट्रांसफ़र हो सकती है। और हृदय संबंधी जो रोग हैं वो, उससे यह हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वार्निंग साइन क्या होगा। तो वार्निंग साइन की अगर हम बात करें तो पहला तो है वार्निंग साइन कि अगर चेस्ट पेन हो सकता है। ठीक है, चेस्ट पेन थोड़े बहुत भी काम कर रहे होंगे, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो हमें इमोशनल स्ट्रेस भी है तो हमें चेस्ट पेन हो सकता है। पहला जो उसके वार्निंग जो साइन है, जो पहला जो लक्षण दिख सकता है, तो लेग में क्रैम्प हो सकता है, यानी कि लेग में क्या होगा, चलने में क्या होगा, मुड़ दर्द महसूस होगा, ऐंठन महसूस होगी। फिर क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग इन लाइट एक्टिविटी, हल्का सा भी काम करेंगे तो क्या होगा, सांस लेने में समस्या होगी। ब्लरी विजन हो सकता है, आपको धुंधला दिख सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो साइन है क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस के साइन है। पहला उसका लक्षण मतलब दिखने वाला जो साइन है, वो पहला साइन आपको इस वे में दिख सकता है। इसीलिए इन सारे रीजंस जो है साइंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इन सारे साइंस को क्या करता है, जो सिग्नल दे मिल रहा होता है इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम सिम्टम्स और क्या देख सकते हैं, पहला तो हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, या चेस्ट पेन हो रहा है, हमारे जो लेग में ये क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, हमारे क्या हो रहा है। फिर हमने देखा कि हमारे फटिक हो रही है, थकान हो रहा है। उसके बाद और भी क्या हो सकता है कि आप इस फिगर में समझ सकते हैं कि इसमें क्या है कि चेस्ट पेन हो रहा है, फिर सडन नंबर ऑफ वीकनेस हो रहा है, मतलब हाथ पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, फिर डिफिकल्ट बोलने में कठिनाई आ रही है, चलने में कठिनाई आ रही है, आपके ड्रॉपिंग मसल्स हो रहे हैं फेस के, मतलब कि झुर्रियाँ पड़ रही हैं, डाउन हो रहा है, लटके हुए मसल्स हो रहे हैं फेस के, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है। फिर क्या होता है, आपकी क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ होती है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में। ब्लरी विज़न इसमें यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ब्लरी विज़न भी एक इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, मतलब कि सिम्टम्स है, साइन है, दिखता है। समझ में आई बात। अब हम इसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो डायग्नोसिस करने के लिए इसको हम 4 विधि से इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति को क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी हो रही है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, तो ये एक मतलब इसकी डायग्नोसिस होगी 4 प्रकार से। एक है, अब हम इसका ज़रा डायग्नोसिस देख लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे किसी व्यक्ति को एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है या नहीं। तो यह एक प्रकार का साइलेंट डिजीज़ है। कहने का मेरा मतलब है कि इसके लक्षण जो है ना, धीरे धीरे इसके सिम्टम्स धीरे धीरे दिखाई देते हैं, विजिबल धीरे धीरे होते हैं। तो हम टेस्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट क्या है, कार्डिक कैथेटराइजेशन। कार्डिक कैथेटराइजेशन का में क्या होता है, इसमें जिस एरिया में इफेक्टेड एरिया में कैथेरेट को पास किया जाता है। कैथेरेट क्या है, तो कैथेरेट एक लंबा पतला ट्यूब जैसा डिवाइस होता है, ट्यूब जैसा यंत्र होता है, जो कि क्या करता है, आर्टरीज के ब्लॉकेज को खोलने में सहायता करता है। दूसरा है डॉपलर सोनोग्राफी। डॉपलर सोनोग्राफी क्या करता है, यह एक प्रकार के जो आपके ब्लड वेसल्स है ना, उसके जो साउंड है, उसके जो वेव्स हैं, उसको पता लगाता है, मतलब पता लगाता है कि ब्लड का फ्लो किस प्रकार से हो रहा है। तो ब्लड का फ्लो होगा तो वहाँ से एक अच्छी, अगर नॉर्मली ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे साउंड कैसा अच्छा दूसरा रिदम आएगा, और ब्लॉकेज हो रहा है तो उसका अलग अलग रिदम आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि कहीं अगर पानी का फ्लो हो रहा है, मान लो किसी कैनाल में पानी बह रहा है, अगर नॉर्मली पानी बह रहा है, कोई रुकावट नहीं आ रही, तो उसका एक फ्लो अलग सा साउंड सुनाई देगा। लेकिन अगर कहीं रुकावट आ रही है तो उसका एक फ्लो अलग सुनाई देता है। तो इसी प्रकार डॉपलर सोनोग्राफी में क्या होता है, पता लगाया जाता है कि ब्लड के वेसल में जो होते हैं ना, उसके जो वॉल्व्स हैं वो कैसा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर साउंड के आधार पर पता लगाया जाता है कि ब्लॉकेज कितना है, ब्लॉकेज है नहीं। फिर तीसरा है म्यूगा, इसको कि रेडियो न्यूक्लियाइड एंजियोग्राफी भी कहते हैं, रेडियो न्यूक्लियाइड एंजियोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें हार्ट के वॉल्व का मूवमेंट पता किया जाता है। ठीक है, हार्ट स्कैनिंग की जाती है हृदय का, और पता किया जाता है कि वॉल्व का मूवमेंट क्या है। और लास्ट आपका है चौथा कंप्यूटराइज टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी में क्या होता है, सीटी स्कैन की जाती है। तो इस प्रकार से हम एथेरोस्क्लेरोसिस
किसी व्यक्ति को हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि उसको एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या है या नहीं है। समझ में आई बात। अब हम तीसरा हम देखते हैं उसके प्रिवेंशन के तरीके क्या होते हैं, बचाव कैसे करेंगे। तो बचाव के लिए क्या है कि हम तो पहले हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं लेंगे, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कंट्रोल में रहेगी, है ना। और क्या होगा, फैटी फूड नहीं खाएंगे, फैटी एसिड नहीं खाएंगे। हम मछली वगैरह का उपयोग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। और स्ट्रेस से दूर रहेंगे साथ साथ ही अगर किसी को हाइपरटेंशन है, जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, तो इसका इलाज करवाना चाहिए, है ना। फैटी एसिड को हम अवॉइड करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, शुगर के लेवल को चेक करते रहना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमें मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। आजकल तो मोबाइल पे रील्स भी बहुत देखते हैं लोग, रील्स भी काफ़ी इंटरटेन करता है। अगर किसी एक मोनोटोनस काम से आप बोर हो गए हैं तो आप 2-4 मिनट रील्स देख लेते हैं, 1-1 मिनट का आता है तो बड़ा मज़ा आ जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है ना। तो मूड फ्रेशनर के रूप में आप रील्स वगैरह भी देख सकते हैं, अपने आप को इस तरह के तनाव से आप दूर कर सकते हैं। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का जो हमारा क्लास था एथेरोस्क्लेरोसिस का, जो कि एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के अंतर्गत आता है। इससे पहले वाला जो हमारा जो चैप्टर था, जो मैंने वीडियो डाला था, वो भी केस पे था, हाइपरटेंशन में था, हाई ब्लड प्रेशर पे था, है ना। हाई ब्लड प्रेशर पे था, जिसमें कि हमने चर्चा करी थी, वो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, वो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ही है। आज के क्लास में हम लोगों ने समझा कि क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या होती है। और स्पेशली कहाँ ब्लॉकेज होता है, तो हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है ना। हमने समझा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या होते हैं, कैपिलरीज के क्या काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो आर्टरीज में किस प्रकार से ब्लॉकेज डेवलप होते हैं, किस प्रकार से प्लग जो होते हैं उसमें डिपॉजिट होते हैं, और वो प्लग जो डिपॉजिट होते हैं उसमें क्या हो सकता है। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, उसमें कैल्शियम हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, और हमारे शरीर से जो सेलुलर वेस्ट पदार्थ आ रहे हैं वो हो सकता है ना। तो इस चीज़ों से क्या होता है, हमारे ल्यूमिन क्या होता है, ल्यूमिन वाला जो एरिया है हमारी आर्टरी का, वो ब्लॉकेज हो जाता है। फिर हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि क्या लक्षण हो सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के साइन क्या हो सकते हैं। तो साइन में हम लोगों ने देखा कि हमारे क्या होता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, ठीक है, चेस्ट में पेन हो सकता है। फिर हमें ब्रेन हेमरेज, ब्रेन में दर्द हो सकता है। हमारे क्या होता है, लेग हाथ पैरों में फटीक हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, हमें हाइपरटेंशन हो सकता है ना। और क्या, उसके बाद ब्लरी विजन हो सकता है, बोलने में कठिनाई हो सकती है। इन सब चीज़ों को हमने देखा कि उसके साइन देखे कि सिम्टम्स क्या है, किन किन चीज़ों में यह हो सकता है, और किसके वजह से हो रहा है। तो हमने क्या देखा, क्यों हो रहा है, उसका वजह क्या है। तो उसका वजह क्या, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग, इनएक्टिविटी, हम एक्टिव नहीं हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक्टिव नहीं हैं, हमारी लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है, हम फैटी फूड ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं। तो ये सब क्या है, और अन्य जो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ है, कोरोनरी डिजीज़ है, उसकी वजह से ये होता है, ठीक है। और फिर उसके हमने देखा कि ये इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो हमने पाया कि इसको 4 प्रकार से डायग्नोसिस किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। पहले हमने देखा था कि कार्डियो कैथेटराइजेशन है, उसके बाद ड्रॉपलेट सोनोग्राफी है, फिर रेडियो न्यूक्लिक एंजियोग्राफी है, उसके बाद कंप्यूटराइज टोमोग्राफी है। इन प्रकार से हम इसको पता लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को एथेरोस्क्लेरोसिस है या नहीं। उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि क्या है, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस, अगर हर व्यक्ति को स्ट्रेस होता है लाइफ में, तो हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। कैसे मैनेज करेंगे, तो मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर हमें फैटी फूड का अवॉइड करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बनाना चाहिए, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, शुगर लेवल को कंट्रोल रखना चाहिए। तो इन सब उपायों को करके हम एथेरोस्क्लेरोसिस समस्या से बच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए रोग के साथ, जो पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आई थिंक वो सीलियक रोग से रिलेटेड कोई डिजीज़ होगी। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।